हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में साथ आपके मैं हूं साधना बत्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसने तंज कसा, किसने किस पर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए एक खास कार्यक्रम। हरियाणा में जारी घमासान के बीच सीएम नैब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यपाल ने विपक्ष को लिखित में हस्ताक्षर कराकर देने को कहा है, वहीं कांग्रेस के समर्थन में विधायकों को साइन कराकर देने होंगे। साथ ही सीएम ने कहा, हमने 1 महीने पहले ही विश्वास मत हासिल किया है। और क्या कुछ कहा है सीएम नैब सिंह सैनी ने, सुने आप भी। सभी को जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको कहा है कि आप लिखित रूप में उनके साइन करा के दीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। ये हर बार इस प्रकार का सगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लोगों ने उनको नकार दिया है। अब वो कभी तो बोलते हैं अगर मोदी जी आ जाएंगे कि तीसरी बार संविधान को खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी ने तो इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये पवित्र संविधान दिया, उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी, उसको भी सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इधर पूर्व सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के कई विधायक बीजेपी को अंदर खाने समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कई नेता ये चाहते हैं कि सैनी सरकार ना टूटे। पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। मित्रों, ये विषय बहुत पुराना हो गया और 2 दिन में बादल छट गए हैं सारे, इसलिए उनके घर में खलबली मच गई है कि हम आगे बढ़े कि ना बढ़े। पहली बात तो यह है, अपने स्टैंड से वो बिल्कुल विड्रा कर रहे हैं कि भी हम अब आगे प्रोटेस्ट की बात करें कि न करें, क्योंकि कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का क्लेम नहीं किया है। सिंपल है कि उनके ऑफिस के इंचार्ज ने एक पत्र लिखा जिसकी कोई वैल्यू राज्यपाल के सामने नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी अपना मत बनाया है कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। हम अपनी पार्टी के मतों से अलग मत रखते हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हैं, कुछ उसमें कांग्रेस के भी हैं। जेजेपी के लोगों ने तो खुल के करना शुरू कर दिया, कांग्रेस के भी बहुत लोग हैं अंदर खाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का अब 4 महीने पहले किसी प्रकार का आंदोलन करने का या दूसरी सरकार बनने का कोई मतलब नहीं है। निश्चित स्थान के ऊपर समय पर चुनाव होंगे। और वैसे भी फ्लोर टेस्ट, क्योंकि 13 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट हुआ था, जिसमें वर्तमान सरकार को नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनको विश्वास मत मिला था। तो 6 महीने तो किसी प्रकार का कोई अर्थ बनता भी नहीं है। फिर भी इस बात पर गवर्नर और स्पीकर साहब ही निर्णय करेंगे। वो जो निर्णय करेंगे, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और हम किसी प्रकार का सरकार को कोई खतरा नहीं समझते। इधर हरियाणा में सियासी संकट के बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जेजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाएगी। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाना ही नहीं चाहती। हम दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर तो निश्चित रूप से नहीं बनाए। कांग्रेस की तरफ से तो बिल्कुल हमारी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है राजनीति रहेगी। हम जो है न तो कोई तोड़फोड़ में जाना चाहते हैं, न शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, मगर जरूर से संविधान का पालन हो। और ये सरकार अभी अल्पमत की बन गई है, तो इनको गवर्नर साहब के पास जाके अपने विधायकों का समर्थन का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो प्रदर्शन में वो विफल हो जाते हैं तो जो कोई भी संवैधानिक जो उसके लिए निर्देश होते हैं उसका पालन। आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो या नहीं? मैंने कहा हम प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, मैंने फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा। इधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी पर साधा है निशाना। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने हर वर्ग का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नाराजगी जता रहे लोगों से भी अपील की और कहा कि आप लोग वोट की चोट से अपनी नाराजगी व्यक्त करें।
कि लोगों की नाराजगी हम समझ सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी के सत्ताधारियों ने जिस तरीके से हर वर्ग का अपमानित करने का काम किया है, लोगों की नाराजगी हरियाणा के हर वर्ग में है, लेकिन उस नाराजगी को व्यक्त करने का तरीका मतदान है। मतदान में वोट की चोट से अपनी नाराजगी को व्यक्त किया जाए और किसी गांव शहर में किसी को घुसने से रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा और विधानसभा में भाजपा और जसपा के नेताओं को जाने से रोका जाए। लगातार 10 साल से भाजपा से और इन तानाशाही ताकतों से ईमानदारी से मैंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, इसीलिए इनके मैं निशाने पे हूँ। मैं हर वर्ग के लिए लड़ता हूँ सत्ता दल से, इसीलिए मैं इनको रड़कता हूँ। आप वो भी अपना काम बताएं। देश तो सबका है, देश के लिए सभी ने कुर्बानियां दी हैं। मैं जो है समझता हूँ कि देशभक्ति में फर्क नहीं किया जा सकता। काम अपना बताएं, वो भी बताएं, हम भी बताएं। इधर पंचकुला में बीजेपी के 2 दिवसीय अभियान की शुरुआत हुई है और सीएम नैपसिंह सैनी ने हर बूथ हर घर अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश भर में बीजेपी का हर बूथ हर घर अभियान 2 दिन चलेगा। आज एक आरंभ जो है वो किया जा रहा है। सर आ रहे हैं। उधर नैना चौटाला के काफिले पर हुए पथराव को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नैना चौटाला के ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप भी लगा है। देखिए, इस मामले में कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। नैना चौटाला के काफिले पर हुए पथराव को लेकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और वहीं नैना चौटाला पर हुए पथराव को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मनोहर लाल ने नैना चौटाला के काफिले पर हुए पथराव की निंदा की है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस तरह की हरकतें लोकतंत्र पर धब्बा है। कि ये जो लोग इक्का दुक्का छुटपुट लोग हैं, इनके इस प्रकार के कुकृत्य को ये कहना चाहिए लोकतंत्र का अपमान करते हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा यही है कि शांतिपूर्वक सबको मतदान कराना चाहिए और ये केवल इस प्रकार का काम करके आप जैसे लोगों के मुंह में बात डाल करके हमारे से पूछना चाहते हैं। मैं इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ, भरसक निंदा करता हूँ कि लोकतंत्र में चलता नहीं है। और वहीं नैना चौटाला पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नैना चौटाला पर हमले को चीप पब्लिसिटी स्टंट बताया। साथ ही जयप्रकाश पर हमले के लग रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है। कभी नहीं हो सकता है। ये सभी हाथकंडा का इस्तेमाल चीप पॉपुलैरिटी के करने के लिए आपका जजेपा बहुत ही प्रेफरेंस है। ये पॉपुलैरिटी के लिए एक स्टंट है, वो मैं मानता हूँ। और किसी ने शायद समझ लो जेपी वो नहीं करवा सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी और ने कर दिया हो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। चौथे चरण को लेकर सभी पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की। इसी के साथ ही विपक्ष ने भी जमकर अपना प्रचार किया। इसी चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता सहित 1717 प्रत्याशियों की साख जो है वो दांव पर लगी है। लोकसभा के चौथे चरण के लिए मतदान 13 मई को होगा। आंध्र प्रदेश की 25, यूपी की 13, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। और चलिए नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होना है। चौथे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, ओडिशा की 4, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट चौथे चरण का चुनाव।
कौन कौन से राज्य हैं, कितनी सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। और अब नजर डाल लेते हैं। देखिए, सपा से अखिलेश यादव वर्सेस बीजेपी से सुब्रत पाठक, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के यूसुफ पठान, जो पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से हैं और जो इस मैदान में उतरे हैं। टीएमसी से महुआ मोइत्रा और बीजेपी से राजा कृष्ण चंद्र राय, जो पश्चिम बंगाल कृष्णानगर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। टीएमसी से कीर्ति आजाद वर्सेस बीजेपी से दिलीप घोष, और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी से एसएस आहलूवालिया। चौथे चरण में कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, इनका हम जिक्र कर रहे हैं। टीएमसी से नित्यानंद राय और आरजेडी से आलोक मेहता, और बिहार के बेगूसराय से बीजेपी से गिरिराज सिंह और सीपीआई से अवधेश राय, बीजेपी से अजय मिश्रा टेनी और सपा से उत्कर्ष वर्मा मधुर। उत्तर प्रदेश के खीरी से चौथे चरण में दिग्गज उतरे हुए हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी से अर्जुन मुंडा, कांग्रेस से कालीचरण मुंडा, और तेलंगाना के सिकंदराबाद से बीजेपी के किशन रेड्डी और कांग्रेस के दानम नागेंद्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज और सपा से अन्नू टंडन। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी रिहा होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन लीडर नाम से एक बेहद खतरनाक मिशन शुरू किया हुआ है। इस मिशन के तहत पीएम मोदी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। कर सकता हूं, एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। इधर ओडिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपके इलाके में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, गाजे बाजे से उनकी विदाई कर दीजिए। और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। बाबू, अगर गलती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आ जाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए, क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है, लेकिन अगर आपका मिलना हो जाए तो उनको पूछिए कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए, बस इतना पूछ लीजिए। वे
10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे जी। इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल रहे हैं। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं, वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। ओडिया संस्कृति हजारों साल पुरानी है कि नहीं है? लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ यहां की गरीबी की तस्वीरें ही दुनिया को दिखाई। बीजेडी वालों ने भी न तो गरीबी दूर करने के लिए कुछ किया और न ही कांग्रेस के प्रयासों को रोकने की हिम्मत दिखाई। इधर आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश को बीजेपी की बी टीम चला रही है। बीजेपी की बी टीम का मतलब है बी से बाबू, जे से जगन और पी से पवन। इन तीनों लोगों का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। राजशेखर रेड्डी की जो पॉलिटिक्स थी, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, वेलफेयर की पॉलिटिक्स, जनता की पॉलिटिक्स, आज आंध्र प्रदेश में नहीं रही। आंध्र प्रदेश में बदले की राजनीति चल रही है। आज आंध्र प्रदेश को बीजेपी की बी टीम चलाती है। बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, पी फॉर पवन। और इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई, ईडी है, एजेंसियां हैं। दुख की बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश की आवाज दिल्ली में मिलनी चाहिए थी वो दब गई है, और जैसे ही आएगी हमारा काम जो आंध्र प्रदेश को वायदा किया गया था उसको पूरा करना का होगा। आपको 10 साल का स्पेशल स्टेटस मिलेगा, पोलावरम प्रोजेक्ट मिलेगा, 10% गारंटी हम आपको दे रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, खराब शासन और तुष्टीकरण ने तेलंगाना की जनता को परेशान किया हुआ है। सरकार किसी की भी हो, सरकार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में रहा है। और कांग्रेस पार्टी वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, परिवारवाद, करप्शन, बैड गवर्नेंस और एपीसमेंट, ये चारों नासुरों ने तेलंगाना की जनता को बड़ा परेशान किया हुआ है। और मुझे विश्वास है तेलंगाना की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड सांसद यहां से चुना कर भेजेगी। चाहे बीआरएस की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा ओवैसी के हाथ में रहा है। ये दोनों ने एपीसमेंट के अपने थियोरी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चलाने का ठेका बिल्कुल मजलिस को आउटसोर्स किया हुआ है। ये लोग सीए का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, रोहिंग्या को देश में आने जाने देने का घुसपैठ का समर्थन। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता समझ गई है कि बीजेपी देश के विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रही है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने काम करने की बजाय विपक्ष के लोगों को परेशान करने में ही अपना समय निकाल दिया है। हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता
लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी जो भी बोलते हैं वो खोखली बातें हैं जिनमें कोई वजन नहीं, वो जो भी कहते हैं वे झूठ है। मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास है। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी, उनसे सीखिए, देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या हो। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि एक समय देश में तुष्टीकरण, जाति और धर्म की राजनीति चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। पिछले 10 साल में राजनीति का परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई, राजनीति का काम करने का तरीका बदल गया। एक समय में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, फूट करो और राज करो की राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति चलाई, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, और जस्टिस टू ऑल, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। न्याय सबको मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। अब देखिए, राजनीतिक उठापटक, सियासी घमासान, ये सब लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के साथ अब लोकसभा चुनाव का ये महामुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि अब इंतजार है 4 जून का, देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आता है, कौन से दल के दावों पर जनता कितना विश्वास करती है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।